नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये हम लोगों ने फूड वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। अगला कह रहा है कि भाई 2021-22 के बजट में आए। अब ये देखो, ये तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या पढ़ना है? आप लोगों को बताना है इम्पैक्ट जो है न्यू स्कीम्स का, जो कि 2023-24 के बजट के लिए बताई गई है। तो पूरी स्कीम्स का आपको जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे आप जब भी डालोगे बजट ऑफ यूपी, उसमें आपको ज्ञान सर की वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारा कुछ बजट ऑफ यूपी को एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने आंसर कैसे करना है कभी भी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस टाइप का कभी भी आंसर अगर आता है, पूछता है, तो कैसे लिखना है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, जैसे आपने एग्जामिन करना है न्यू स्कीम्स के इम्पैक्ट्स को, तो आपने सबसे पहले क्या बताना है? तो सबसे पहले तो आपको एलोकेशन बताना होगा कि टोटल जो है वो कितना है। बिगेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स रहा था इतना, तो अभी का जितना होगा आप पहले तो वो लिखिए। उसके जस्ट बाद आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अयोध्या के जनरल डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा दिया, सिटी के एयरपोर्ट के लिए। तो आप वन बाय वन इकोनॉमिक जितनी भी स्कीम्स आई, वन बाय वन सारी स्कीम्स को एक्सप्लेन करते चलोगे। किस किस टॉपिक के लिए कितना कितना बजट दिया गया है वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से क्वेश्चन लाऊंगी, अभी तो सिर्फ मैं आपको लिखने का एक तरीका बता। जैसे उस समय स्कीम आई मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, क्रॉप्स के ऊपर आई मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तो वो जो है सुपोषण को बढ़ाने के लिए आई। तो ऐसे जितनी भी स्कीम्स आएंगी ना, उन स्कीम्स को वन बाय वन आपने अपने आंसर में एक्सप्लेन करते चलना है। आप सारी सारी स्कीम्स को एक्सप्लेन करोगे, मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा पूरा, लेकिन हाँ, आप यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यूपी के बजट के बारे में तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। यूपी के बजट का कितना, किसके लिए कितना एलोकेशन दिया गया है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रहेगा। तो वो आप सभी लोगों को लिखना है पूरा एक्सप्लेन करते हुए हर एक योजना। स्कीम्स के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है, आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो इस आंसर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसके लिए अलग से वीडियो अगर आपको चाहिए कि इस बार की सेम क्वेश्चन मैं इस बार के बजट के लिए एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये तो पीवाईक्यू सीरीज है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम क्वेश्चन आपको इसके लिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज बताइए कि मैम हमें ये चाहिए। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उस हिसाब से मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें पूरा एक मैं आपको होलिस्टिक बताऊंगी कि किस चीज के लिए कितना पैसा है और आपको कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तब आगे हम शुरू करें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज, अभी हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है। देख रहे हो, इंडस्ट्री पे फिर से क्वेश्चन आ गया, पहले भी आया था फिर से आ गया। तो ये क्वेश्चन, इसका मतलब इंडस्ट्रीज का हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन हमें पूरा पढ़ना। इंडस्ट्रीज में हम लोगों को यहाँ पर पहले तो क्या लिखना है? यूपी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, ये वही लाइन है। ये मैंने सेम पहले वाली लाइन आंसर से कॉपी की, बिल्कुल सेम वाला जो पहले बताया था ना, इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेंटर्स वाला, याद आ रहा है सबको? ठीक है भाई, सो आप वही सेम यहाँ पे भी लिख सकते हो, फिर आप एक एक करके बता दो भाई। यूपी का बता दो, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर मटीरियल्स वही सेम है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। बस क्या है, सेंटर नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं। इंडस्ट्रीज तो पूछ ही रहा है ना, तो सेंटर तो बताने ही पड़ेंगे, इंडस्ट्री कहाँ पे है, सेंटर तो हमें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। सेम वही है, सीमेंट बिल कहाँ है, वाराणसी में चिकनकारी का एम्ब्रॉयडरी, आगरा कानपुर का, मेरठ के हाउसेस में जो गोल्ड मार्केट है, वही जो हमने पहले किया था, सेम क्वेश्चन। बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में अलग से रीड करो। यहाँ पे कह रहा है इसके चैलेंजेस भी आपको बताने। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चैलेंज फेस कर रहा है ना, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, तो वो मैंने इसमें अलग से ऐड कर दिए, वो आप देख लो इधर मेरे साथ। चैलेंजेस ही है भाई। देखो भाई,
among all the obstacles faced by the industry, some of them are following. जैसे पहला मैंने लिखा है lack of skilled and trained labor and lack of digitalization. फिर रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया. आप चाहे अगर आपको लगे कि भाई मेरे आंसर में जो है वो कमी चल रही कि मुझे और भी ऐड करना चाहिए, तो रेड टेपिज्म को आप समझा सकते हैं. रेड टेपिज्म वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं, मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं, ठीक है. तो कई बार वो रेगुलेशन या तो एक्सेसिव है या फिर ब्यूरोक्रेसी की हिंड्रेंस की वजह से हम हमारा डिसीजन मेकिंग करा नहीं पाते. तो रेड टेप एक तरीके से ईडीएम की फॉर्म में यूज किया जाता है, विच मीन्स जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे सारी चीजें सही नहीं हो पाती. फिर इंफॉर्मेशन की इनएसेसिबिलिटी है, इरिगेशन के बहुत इश्यूज हैं, और ट्रेनिंग के स्किल डेवलपमेंट में लैक है. इसी के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे एफर्ट्स लेने की रिक्वायरमेंट है. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में इशू है, इंसेंटिव्स में इशू है, और डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस में है, मतलब कम में है. डिजिटल डिवाइड का सीधा मीनिंग है कि भाई एक और दूसरे एरिया में जो डिविजन है वो बहुत ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन उतनी ज्यादा सपोर्ट में नहीं. ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करने हैं. आपने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को लाइटली नहीं लेना, लिखना है. और हो सके तो केवल एक लाइन में लिख दो कि सरकार को क्या करना चाहिए. मतलब कंक्लूजन, आंसर खत्म करने से पहले कंक्लूजन लिख दो. कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना है, कंक्लूजन लिखना है. चाहे तो एक ही लाइन में, the government needs to take some positive optimistic step in order to make UP a more industrial state. वो आप करके लिख दो, ठीक है. उससे आंसर की एक लाइन मतलब एंड में हो जाता है. चाहे आपके 125 वर्ड खत्म हो चुके हो, 135 हो जाए कोई बात नहीं, पर लिखो, जरूरी है उस चीज के लिए, ठीक है. और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि ये जो में से ये बने हुए एरोस, अब आप एरो मत बनाओ हर जगह पे. कई जगह पे आप ऐसे एरो बना लो, कई जगह पे हैशटैग करके लिख दो, कई जगह पे ऐसे करके एक सर ये बना दो, ठीक है, ऐसे करके. या मैं कई बार ऐसे करके बना देती हूँ, ऐसे 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 करके टॉपिक को लिख दो, ये बना दो. तो ऐसे करके आप डिजाइन भी बना सकते हो आपने आंसर को, जैसे ये वाला ही समझा. तो आप ऐसे करते हुए, जैसे टाइम है अगर आपके पास, तो ऐसे एक्सप्लेन करते हुए वन बाय वन एक एक करके पॉइंट समझाते, जो एरो बना दो या जो भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से बनाते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं. उससे फायदा क्या होता है कि आप सारे के सारे चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर पाते हो, और वो बहुत ही प्रेजेंटेबल आंसर लगता है. प्रेजेंटेबिलिटी मैटर्स इन एग्जाम, इट रियली मैटर्स, राइट एवरीवन. सो वो भी आप अपना साथ साथ में इन चीजों को भी ध्यान में रखना कि आंसर में कंटेंट होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी सुधारनी है. और प्रेजेंटेशन के तरीके मैं आपको बता रही हूँ, फ्लो चार्ट ऐसे करके बना दो, कहीं पर ऐसे बना दो, बीच में लिख दो एक एक करके, यहाँ पॉइंट्स को लिख दो, फिर इनको एक्सप्लेन कर दो. ये हर एक की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी है. कई जगह पे आप ऐसे ऐसे करके बता सकते हो कि ये है, जैसे आप क्रॉप्स के बारे में बता रहे हो तो आप राबी क्रॉप लिख दो, राबी क्रॉप के एग्जाम्पल लेके एक एक करके क्रॉप समझा दो. खारिफ क्रॉप लिखो, एक एक करके समझाते जाओ. तो वो तो देखो अपना प्रेजेंटेशन का भी है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन में आप कंटेंट क्या लिखो, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आपको जरूरत है इसकी बनाने की, ठीक है. तो वो इट ऑल डिपेंड्स, बट देयर आर सम वेज जो आप इसमें इस्तेमाल करके अपना आंसर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है भाई. अगला आता है सिविल डिफेंस. सिविल डिफेंस क्या है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, और यूपी में किस प्रकार से काम करती है, उसको एक्सप्लेन करना है. हमसे सीधा पूछा सिविल डिफेंस के बारे में, तो पहले तो हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी. सिविल डिफेंस क्या होता है, ये एक तरीके से ऐसा प्रोटेक्शन होता है जिसमें नेशन के सिटीजन्स को कभी भी कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे अभी आया था ना, कोविड आया था, उस समय हो गया, तो उस समय प्रिपेयर करके रिएक्शन, रिकवरी, मिटिगेशन करने के तरीके बताता है. और ये जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है, लोगों को इन्फॉर्म करता है, गाइडेंस प्रोवाइड होती है, और साथ ही साथ जो रेफ्यूजी का अगर कभी कोई क्राइसिस होता है तो उसको भी ये अंडरटेक करता है. क्विक एड प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज में हेल्प करते हैं, और रिकवरी में भी काफी हेल्प करते हैं. तो ये वाले आप मतलब सिविल डिफेंस के बारे में आप ये फैक्ट्स को बता सकते हैं, ठीक है. तो आपसे पहला सिविल डिफेंस के बारे में पूछा था कि सिविल डिफेंस जो है वो क्या होता है, और इसके आपसे काइंड्स भी पूछे थे. तो आप इसमें काइंड्स भी बता सकते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जो सिविल डिफेंस होता है उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं. उसका रेस्क्यू ऑपरेशन है ना,
रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर फाइटिंग। मैं आपको टाइप्स लिखवा रही हूँ, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जो काइंड्स पूछ रहा है ना, फंक्शन तो बता ही दिए, टाइप्स लिख लो। फर्स्ट, रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा टाइप होता है फायर फाइटिंग। थर्ड होता है फर्स्ट एड्स एंड हेल्प इन मेडिकल केयर। फोर्थ होता है रिमूवल ऑफ डेब्रिस, वो ना कोई पत्थर वत्थर आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए काम करते हैं ये। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो आप यहाँ पर इसको समझाएंगे कि ये होता है और इनका फंक्शन बताओगे। फंक्शन आपको लिखवा दिया मैंने, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये बताते हुए स्टेट में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इनका स्टेट में क्या रोल होता है। तो देखो भाई, आप बताओगे यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताओगे, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अलग से सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो समझो अपने आप आ जाएगा। जैसे न्यू सिटीजनशिप लॉ आया था, जब सीए आया था ना, उस समय कितना प्रोटेस्ट चला था, तो उस समय इन लोगों ने कितनी मदद करी थी, है ना, ताकि र्यूमर्स को प्रिवेंट किया जा सके। जो जो लोग यहाँ पर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। देन आप द ऑब्लिगेशन, जिसमें उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट के बारे में लोगों को कम्युनल वायलेंस होने से बचाते हुए यहाँ पर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को सप्लाई किया है। ठीक है, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जब वॉलंटियर्स लगाए गए थे ताकि वोटर्स को बताया जा सके कि वोट देना, राइट टू गिव वोट, ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, चाहे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में ये नहीं लिखी हुई है। फिर जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, तब तो बहुत ही ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का कार्यक्रम था, नॉट ओनली इन यूपी, बहुत सारी जगह पर। और आपको यूपी के स्पेशल आंसर देना है, तो आपको बताना है ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस पीपल वर प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड्स, right, and they were doing the all the chorus related to vaccination centers, managing the vaccination areas, सप्लाइंग ऑल दी वैक्सीनेशन टू द रिस्पेक्टिव सेंटर्स। ये सब काम किया कोविड-19 ने, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर संभालना और इन सब चीजों को इन्होंने काफी अच्छे से संभाला। कुंभ मेला प्रयागराज लगा, तब वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल बहुत हो जाता है, तब वहां पर 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स ने सर्व करा। सो सिविल डिफेंस एक प्रोटेक्शन होती है सिटीजन्स की बाय सिटीजन्स होती है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उस हिसाब से वहां के लोग ट्रेनिंग करने के बाद, सीखने के बाद लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, डिफेंस करते हैं। ठीक है, तो सिविल डिफेंस आपको ऐसे ही बताना है ये होता क्या है। तो ये वाले आप जो है एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में भर लो, बिल्कुल छाप लो। कभी भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, आप ये एग्जाम्पल आप हमेशा यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सब लोगों को? तो आपने पहले क्वेश्चन को दोबारा देखो। डिस्कस द काइंड्स, पहले मैंने आपको काइंड्स बता दिए नाम। फंक्शन हमने लिख लिए, प्रोटेक्शन देते हैं। इफेक्टिव कैसे उत्तर प्रदेश में, उसके एग्जाम्पल लिखे, क्योंकि 200 वर्ड हो चुके हैं। ठीक है, हमने काफी सारे एग्जाम्पल वगैरह लिख लिए, डेफिनेशन लिख ली सिविल डिफेंस की। ठीक है, इनके हमने यहाँ पर फंक्शंस लिख लिए, ये फंक्शन 4-5 लिख लिए। अब देखो फंक्शन लिखने में आप कैसे कर सकते हो। फंक्शन लिखने में आप लोग ऐसे करके बना सकते हो, ट्राइंगल 1 2 3 4 करके लिख सकते हो। क्विक एड, इमरजेंसी सर्विसेज, हैंडलिंग ऑफ हजार्ड्स। ठीक है, ये आप ऐसे करके लिख सकते हो, फिर 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, आप 1 बाय 1 इसमें लिखते जाओ कि ऐसे से ये इन्होंने सॉल्व करा है, ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। समझे भाई बात को? तो आप ऐसे 1 बाय 1 पूरा एक्सप्लेन कर दो। इट इज देन वेरी लाइक यूजफुल फॉर यू। पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा होल सब। समझ गए सब लोग? तरीका देख रहे हो ना आप, आंसर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। पता है, इस वीडियो को आपने शुरुआत से सुनना शुरू किया, एंड तक आते आते आपने बहुत सीखा होगा इस वीडियो से। एंड तक आते आते आप बहुत नई नई चीजें भी सीख चुके होंगे, और आंसर को प्रेजेंट करने में क्या कंटेंट लगता है वो भी सीख जाएंगे। पर हाँ, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि भाई आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रीलिम्स की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप तभी मेंस की तैयारी कर रहे हो बिकॉज आप प्रीलिम्स का उतना पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो बस वही है यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों से यही बताने की कि आप सभी लोग मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके, बट हाँ, जो आपको कंटेंट आता है उसको प्रिसाइज कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और जो डेफिनेशंस मैं आपको दी हूँ, जैसे सॉइल इरोजन की दी, सिविल डिफेंस की दी, और भी बहुत सारी आपको रिवर्स माइग्रेशन की, मैंने जो डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड करी है वो डेफिनेशंस आपने ऐसे ही लर्न करनी है।
क्योंकि इस पे दोबारा क्वेश्चन आता है, तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है भाई। अगला है भाई यहाँ पर, नेचर ऑफ रेजोनेंस इन यूपी इन 19th सेंचुरी। रेजोनेंस, ये अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब आप यूपी और यूपी की हिस्ट्री को जोड़ के चलो। अब आपने ये बताना है कि यूपी में जब कभी रेजोनेंस हुआ था, उस समय किस किस लोगों ने यहाँ पर जो आज हमारा सब चीजें हैं उसको कैसे डेवलप करवाया है। तो देखो भाई, थ्रो लाइट का मतलब आपने सारी एक्सप्लेन करते चलनी है। 125 वर्ड है, हर एक मूवमेंट के बारे में दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन करोगे, बहुत हो जाएगा। अब आप पहले क्या लिखोगे, उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे पहले रिवॉल्यूशनरी का टॉपिक था, उसी तरीके से रेजिडेंस का टॉपिक है। रेजिडेंस में आपको मैं बता दूं, आपको मूवमेंट्स एक्सप्लेन करने, आपको पर्सन नहीं बताना, पर्सन कम मूवमेंट ज्यादा बतानी। हाँ, उस मूवमेंट में कौन से पर्सन है वो बताना है। Uttar Pradesh was one of the hotbeds for resonance in 19th century. UP has witnessed so many social religious reforms and scientific knowledge, modern technology, scientific temper. So all the reform activities which happened in UP, they tried to increase the modernization, right? सो फर्स्ट मूवमेंट आप इसमें बताएंगे अलीगढ़ मूवमेंट, ये वाला मेंशन करना बहुत जरूरी है। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मूवमेंट, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब बनाना। ठीक है, सो ये आपको पहली तो ये एक्सप्लेन करनी है, राइट। दिस मूवमेंट नॉट ओनली फोकस्ड अपॉन द ट्रेडिशनल टीचिंग्स, नो, इस मूवमेंट ने मॉडर्नाइजेशन मुस्लिम एजुकेशन पे काफी फोकस किया। दिस सेड दैट इंग्लिश शुड बी ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड ऑब्वियसली अगर ये मूवमेंट थी तो ये कुरान के ऊपर जो है फाइनल अथॉरिटी, इन्होंने बोला कि कुरान की टीचिंग्स के साथ साथ वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है, एंड मुस्लिम एजुकेशन को भी काफी रेशनैलिटी देने की जरूरत है। तो फर्स्ट ये मूवमेंट समझाओ, पढ़ी है ना सब लोगों ने जब आपने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी। फिर आप देवबंद मूवमेंट के बारे में बताओ। देवबंद मूवमेंट जो है ये ऑर्थोडॉक्स ब्रांच ऑफ मुस्लिम उलेमा में स्टार्ट की गई थी। स्टार्ट करने वाले मोहम्मद कासिम नानोतवी, राशिद अहमद गनहूनी, जिन्होंने देवबंद मूवमेंट 1866 में दरुल उलूम में स्टार्ट करी थी सहारनपुर में। ये एक्सप्लेन करो। इसका पहले तो आप लिख दो कि इसके फैक्ट्स, फिर आप लिखो कि ये मूवमेंट ने क्या बेसिक काम किया। ठीक है, पॉलिटिक्स में क्या काम किया वो सब आप बताओ। ठीक है, आप बता सकते हो कि देवबंद ने कांग्रेस का जब 1885 में यहाँ पर उद्घाटन हुआ था तो दे सपोर्टेड, वेयर एज सर सैयद अहमद खान की यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन थी, या मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बनाया जिसको आज के समय में हम एएमयू कहते हैं, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। 1888 में अपनी बना ली थी, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था किसको, कांग्रेस को। ठीक है भाई, ऐसे एक्सप्लेन करोगे आप। फिर आप थियोसॉफिकल मूवमेंट बताओगे। थियोसॉफिकल मूवमेंट आप सभी को पता है चली थी कहाँ पर, न्यूयॉर्क यूएसए में शुरू होते होते फिर इसको मैडम ब्लावेट्स्की, कलन ऑकलेट ने कराया। इंडिया में इसको कौन लेकर के आई, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने पहले यूपी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में बनाया, आगे चल के इस कॉलेज को जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया, फिर आगे 1916 में मदन मोहन मालवीय ने। तो ये आप में बताएंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट में, जहां पर मेडिटेशन, प्रेयर, रिविलेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया जाता था। तो आपने ये बताना। आप और चाहे तो इसमें इंडियन रेजिडेंस के बारे में बता सकते हैं कि जो यूपी में रेजिडेंस हुआ थी वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रेडिकल पॉलिटिकल प्रोग्राम से फोकस करती थी, नेशनलिज्म बहुत ज्यादा था। रेजिडेंस का पूरा यहाँ पे किया गया था, उसमें इंडिया को ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश की। ठीक है भाई, तो आप ये बताएंगे इसके अंदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में फेवरेबल सोसाइटी क्लाइमेट बनाया गया था, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जोड़ी गई थी, धीरे धीरे करते करते नेशन बिल्डिंग पे काफी फोकस था। तो आप ये लास्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, पहले आप 3-4 मूवमेंट्स एक्सप्लेन कर दो और लास्ट तक आते आते आप उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दो कि इस तरीके से मूवमेंट जो है वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने ये हमें एनवायरमेंट दिया, रेजोनोवेट किया पूरे सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम है उसको ऑल्टर करके नया सिस्टम लाया, इंडिया की ग्लोरी में यूपी ने किस तरीके से चार चांद लगाए, वो सब आप एक्सप्लेन करें। समझे भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। तो इस प्रकार से आपको खूब जो है अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना है, एंड ये बेस्ट वे है पढ़ने का। ठीक है, आपने सुना, मैंने बताया आपको, आपने साथ साथ रीड भी कर लिया मेरे साथ। अब उससे क्या होगा ना, रीड भी कर लिया, सुन भी लिया, तो अब आपके पास कंटेंट अच्छा आ गया। अब आप इसको बहुत अच्छे से ना नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। और जब भी आप ये जैसे आप मूवमेंट बता रहे हो ये साथ, तो आप क्या करो इसके लिए, ऐसे करके बना दो। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर,
आप एक ऐसे बना दो 3। ठीक है, मैं तो पता है कैसे करती हूँ, 1 2 3 करके, ऐसे करके ऐसे बना दो, फिर ऐसे ऐसे, एक किस तरीके से लिख दो, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा सा नहीं बन पा रहा, एग्जाम में बड़ा अच्छा बनता है। ऐसे करके लिख दो, एरो बना दो, यहाँ पे लिख दो अलीगढ़, यहाँ पे लिख दो देवबंद, और यहाँ पे लिख दो थियोसॉफिकल। ऐसे करके बता दो, और फिर एक्सप्लेन करो वन बाय। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। राइटिंग नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो लिखने की, आपको बेसिक तो बस कंटेंट अच्छा लिखना है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन मैटर्स, कंटेंट मैटर्स, प्रेजेंटेशन एंड द क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर्स, कि आप कितने क्वालिटी से लिख पा रहे हो, आप अपने आंसर में फ्लो को कितना बरकरार रख रहे हो, फ्लो को तोड़ना नहीं है। आप जैसे मूवमेंट एक्सप्लेन करो तो वन बाय वन सारी मूवमेंट होनी चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया कि यूपी एक हॉटबेड की तरह था, फिर आपने तीनों मूवमेंट बता दी, क्योंकि थ्रो लाइट कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो आपको मूवमेंट्स ही बतानी पड़ेंगी। आपने तीनों मूवमेंट्स बता दी, तीनों मूवमेंट्स के बाद आपने लास्ट में बता दिया कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, मतलब एक पूरा मिक्स एंड मैच करके सारा कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया, हो गया आंसर प्रिपेयर्ड, कंप्लीट हो गया आंसर। समझे सब लोग? हो जाएगा सबसे ये वाला, लिख के देखना, बहुत अच्छे से लिख लोगे। 200 वर्ड देख लेना, 200 हो जाए, 190, 210, इतना चलता है, प्लस माइनस 10 हर एक में चलता है। अब बहुत ज्यादा भी मत करना, 250 मत पहुंचा देना, फिर वो अजीब लगने लगेगा, कि लगेगा ये ज्यादा ओवर कर दिया। अगला क्वेश्चन भाई, ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको, मैंने आपको हेरिटेज आर्क के बारे में पूरा समझा दिया था, कि ये जो है पूरा 700 किलोमीटर का डिस्टेंस आगरा से लखनऊ से वाराणसी जोड़ने के लिए था। जैसे आगरा से दिल्ली से जयपुर जोड़ा गया था ना आर्क, ऐसे ही ये स्टार्ट किया गया था। आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं 2014 अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, मर्जी आपकी वो। ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसका फैक्ट बताओ, हाँ, लेकिन इसका क्या है, ये क्या मीनिंग रखता है वो बताना कंपलसरी। ठीक है, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से थोड़ी देर पहले बता दिया है। तो आप हेरिटेज आर्क के बारे में चाहे तो आप ये बना सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आगरा लखनऊ वाराणसी ऐसे करके बना के हेरिटेज आर्क लिख सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड इफ यू ड्रॉ दिस, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होता है तो। मेरा सजेशन है कि इसको बना लो, बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आपको साइड में, मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा पेज लेके बनाओ, नहीं नहीं, आप लिख रहे हो साइड में बना दो ऐसे करके, बस बहुत ज्यादा पेज घेरने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना लगे एग्जामिनर को बहुत घेर दिया आप। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा आया स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर। हमने कवर किया स्मार्ट स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है, पूरा हम लोगों ने लिखा था। फिर हमने ईस्ट यूपी में क्या हुआ था, मैंने आपको सारी सिटीज के नाम लिखवाए थे, फिर बताया था उन्होंने किस किस तरीके से बताया है। ठीक है, अब आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस को देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस तरीके से स्मार्ट सॉल्यूशंस यहाँ पे आए, ये मैंने आपको उस समय बताया था। आप चाहें तो कभी भी आपसे मान लो पूछता है एग्जाम में, आगे के लिए बता रही हूँ, पीवाईक्यूज के अलावा आपसे पूछता है व्हाट डू यू थिंक आर दी स्मार्ट सॉल्यूशंस टू मेक दी थिंग्स गुड, ऐसा कुछ आ जाता है। तो देखो भाई, आपने वन बाय वन बता कि ई गवर्नेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वीडियो वीडियो के थ्रू से मॉनिटर करना क्राइम को, सिटीजन के ऊपर सिटीज आइज एंड ईयर्स बन के रहना, सिटीजन का एंगेजमेंट बढ़ाना, वेस्ट मैनेजमेंट को वेस्ट टू कंपोस्ट, वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट करना, वाटर मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं बहुत जगह पे, कहाँ कहाँ लीकेज हो रही है उसके लिए देखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के न्यू मेथड्स को लेके आना, एनर्जी के लिए स्मार्ट मीटर्स, सोलर एनर्जी पे फोकस करना, अर्बन मोबिलिटी के लिए स्मार्ट पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन फैसिलिटीज, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाना, ये सब है। ठीक है, इन केस स्मार्ट सॉल्यूशन पूछता है तो दीज आर दी वर्ड्स यू कैन यूज फॉर योर आंसर। ठीक है, और प्रेजेंट भी ऐसे ही करना है, प्रेजेंट कोई अलग तरीके से नहीं होगा, प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही होगी। आप स्मार्ट सॉल्यूशंस लिख के वन बाय वन एक्सप्लेन करोगे। आप ऐसे बना सकते हो सर्कल, स्मार्ट सॉल्यूशन 1 2 3 4, गवर्नेंस के अंदर वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ऐसे करके बनाओगे, फिर आप एक्सप्लेन कर दो वन बाय वन सारे सॉल्यूशंस को। समझ गए? तो ये कुछ मैं, ये पीवाईक्यू में नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही एक ये बता रही हूँ, आप इसका, मैं ये क्लीन कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करके रख लो। ठीक है, क्या होता है ना, स्क्रीनशॉट तो बच्चे बहुत ले लेते हैं, पर वो स्क्रीनशॉट ना आगे चल के डिलीट हो जाते हैं, या तो फिर उनको ना आप सेव करके रखो प्रॉपरली अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, और या तो मैं तो कहूंगी कि भाई नोटबुक में उतार लो, ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, नोटबुक में उतार लोगे ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है उसका ना, याद भी रहती है चीजें। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अब आपसे पूछा है इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो पहले क्वेश्चन था उसमें माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स थे, वो मैंने आपको बताया, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग वगैरह, वो लिखा। अब यहाँ पर आपसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का गिवन अकाउंट क्या है। गिवन अकाउंट का मतलब है डिस्क्राइब करते जाओ एक एक प्रोजेक्ट, कुछ बड़ी बात नहीं है, एक एक प्रोजेक्ट उठाओ, डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर कि यूपी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट एंड हैव द मैक्सिमम एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ कंट्री। Keeping this in mind, Prime Minister has the former Prime Ministers of India and the Prime Minister has launched a number of initiatives to help farmers in the dry Bundelkhand region, so that the Bundelkhand region no longer have to struggle up with the water scarcity. अब आप एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। अब आप पुराने एग्जाम्पल तो मैं यहाँ भी एग्जाम्पल दूंगी आपको। अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, रतौली वेयर प्रोजेक्ट, भौनी दाम प्रोजेक्ट, मजगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर बोलने में मेरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुई हो तो माफी चाहूंगी। सबसे पहला है आपका रतौली का। रतौली में आपने बताना है 1050 हेक्टेयर का इरिगेशन पोटेंशियल है, ये बता दो। अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, पहले तो ये बताओ कि इससे किसको फायदा होगा। 1.5 लाख फार्मर्स को बांदा, महोबा, हामिरपुर में फायदा होगा। ठीक है, इंक्रीज कर देगा कैपेसिटी को। भौनी दाम प्रोजेक्ट के अंदर इतने हेक्टेयर्स में ललितपुर एरिया के लोगों को, फार्मर्स को यहाँ पे फायदा होगा, बताना है ये चीजें। इफ इवन मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये रट के जाओ कि कितना प्रोजेक्ट की कॉस्ट, अप्रोक्सीमेटली पढ़ लो। इसको आप 50 करोड़ भी कर दोगे ना, तब भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं हो जाएगा। या तो मत लिखो, अगर नहीं पता तो लिखो ही मत, पर अगर लिखना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेटली भी लिख दोगे, चल जाएगा। ठीक है, भौनी दाम का हो गया, इसका ज्यादा अमाउंट है। मजगांव का आप लिख दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे देती हूँ कि ये प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। राम गंगा के ऊपर, ठीक है, ईस्ट गंगा, बेतवा और गुरसराई कैनाल, केन का, अपर गंगा, मध्यम गंगा, बेलन का, तुमकरिया, जलगांव, जलाऊ, जकलाऊ, शारदा, सरयू, सिरसी डैम। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी ऑन गोइंग भी हैं, और कुछ यहाँ पे कंप्लीटेड है, कुछ इनका कंप्लीट हो गया, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको ये पूरा नहीं पढ़ के जाना, आपको कुछ नाम पढ़ने हैं इसमें से। ठीक है, इनको आप सिर्फ इसमें से 3-4 का आप एग्जाम्पल साइट कर देना एग्जाम में। पूरा मत रटने बैठ जाना कि 1 बाय 1 सारे पढ़, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख के छोड़ देना। ठीक है, तो ये है, आपको इस तरीके से पढ़ना है इसमें। और इसमें आपको एक और ऐड करना है, मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप लिख लो कि जो हमारा केन और बेतवा का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपको एक ऐड करना है अपने। अगर किसी भी टाइप का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इरिगेशन का, ड्रॉट की एक्टिविटीज के ऊपर हो गया, तो आप सभी लोगों को केन और बेटवा के ऊपर अपना इन चीजों को ऐड करते हुए चलना है। अब समझो मेरी बात, केन और बेटवा का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, KBLP करके कहते हैं इसको, ये यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट कर रही है, सो दैट बुंदेलखंड रीजन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, मैं समझा रही हूँ, पूरा प्रोजेक्ट समझ लो मेरे साथ अच्छे से, सबका दिमाग मेरी वीडियो पे होना चाहिए, और कहीं नहीं, मैं इसको बिल्कुल क्लीन एरिया में यहाँ पे लिख रही हूँ, सबका दिमाग वीडियो में। आप बताएंगे कि दिसंबर 2021 में यूनियन कैबिनेट ने 44,000 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए थे फॉर केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, राइट। लेकिन वो एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वो डिले होता गया। बट आप प्रोजेक्ट को समझाना है, कभी मान लो ये प्रोजेक्ट पे ही क्वेश्चन आ जाता है, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन। यू विल एक्सप्लेन कि केन बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर ये ट्रांसफर है, जिसमें ट्रांसफर किया जाएगा सरप्लस वाटर। सरप्लस वाटर कहां से, केन रिवर से, मध्य प्रदेश में, और कहां पे, टू बेटवा रिवर, बेटवा रिवर यूपी में। ठीक है, सो दैट all the Bundelkhand prone drought prone region can get the water supply. Okay, तो केन से बेटवा में, केन के अंदर क्या है, सरप्लस में है, और बेटवा में डेफिसिट में है, तो वाटर का ट्रांसफर किया जाएगा कैसे, केनाल, विद द हेल्प ऑफ अ केनाल। मैंने आपको पूरी लाइन बताई। द केन बेटवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट इज अ वाटर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट which aims to transfer surplus water from the Ken River in Madhya Pradesh to Betwa in Uttar Pradesh to irrigate the drought-prone Bundelkhand region.
मेनली कौन से रीजन में है ये? ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, यूपी के। ठीक है, इसमें 77 मीटर का एक बहुत ही बड़ा डैम भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट विल नॉट ओनली एक्सेलरेट द वाटर कंजर्वेशन, बट इट विल ऑल्सो सप्लाई द हाइड्रो पावर एंड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल रिसाइडिंग देयर। Approximately 62 lakh people will get the water supply so that water scarcity can be reduced. Are you getting my point? Right, everyone? ठीक है ना? तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर, क्योंकि ये वाला टॉपिक ना मैं बहुत टाइम से सोच रही कि मैं बता दूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा ये एक मतलब एक मैप वैप की हेल्प से समझाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताना। ज्यादा डिमांड होगी तो डेफिनेटली एक मैप बना करके मैं पूरा बताऊंगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आंसर भी प्रिपेयर्ड है इसके लिए। तो बताना मुझे, अगर आपको ऐसी नीड लगे कि आपको जरूरत है कि मैं कराऊं पूरा, तो बताना। जो जो आपको चाहिए ना वो आप लिख देना सारा कुछ, कि मैम ये भी बता दो, ये मैंने आपको कहीं पूछा है बहुत सारी चीजें। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो मैं आपसे नहीं कर सकती हूँ, पर यही कम्युनिकेशन रख सकती हूँ कि जो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं खुद कमेंट बॉक्स पूरा रीड करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो जो आपको इस तरीके की नीड हो वो आप मुझे बता सकते हो। उससे क्या होगा ना कि एक मेरे और आपके बीच में भी कॉन्वर्सेशन बिल्टअप हो जाएगी। और आपको कुछ भी इस तरीके का पूछना है, कैसा भी है, आप मुझे बताइए, और फिर जो भी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अब आपसे पूछ रहा है यूपी के फेस्टिवल। ये तो देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना भाई। अब ये तो हमसे पूछेगा तो हमको पता ही है ना कि भाई यूपी में कौन कौन से फेस्टिवल है, हम तो मनाते ही है ना वहां पे। तो यूपी की मेजर अट्रैक्शंस क्या रहती है? द ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन, अमेजिंग पिलग्रिमेज साइट मेक यूपी अ वेल नोन प्रोविंस। UP has a strong reputation as a traditional, cultural, historical land. Example: मथुरा, वृंदावन, राम जन्मभूमि, वाराणसी, सिट टेम्पल सिटीज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये तो पूरा देश जानता है। वाराणसी सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर है। यूपी के बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखने, क्योंकि मेंशन करके एक्सप्लेन करना 125 वर्ड में, तो एक एक करके एक्सप्लेन कर दो। इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में वेरियस फेस्टिवल, तो आपको हर एक रिलीजन के बताने। जैसे आपने बुद्ध का पहले बता दिया, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, गौतम बुद्ध जो इन्होंने बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था। सो लाइफ जो है गौतम बुद्ध की, एज यू ऑल नो, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जगह से जुड़ी हुई है, जैसे कि श्रावस्ती, कुशीनारा। ठीक है, बोध गया को और लुम्बिनी को हटा दो, बाकी सारी चीजें यूपी से जुड़ी हुई हैं। सारनाथ। तो बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट की जाती है, लॉर्ड गौतम बुद्ध के बर्थडे वाले। फिर गंगा दशहरा, गंगा रिवर। गंगा रिवर पे जो है शिव पुराण, गंगा घाट पर ये सारी चीजें की जाती। गंगा आरती दिन में 2 बार परफॉर्म की जाती है, एक सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। ठीक है भाई, 10 दिन की सेलिब्रेशन चलती है, जून के महीने में ये पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया गंगा दशहरा के बारे में। फिर आपने मकर संक्रांति बताई। मकर संक्रांति हिंदू लोग ज्यादा मनाते हैं, ये हॉलीडे भी मिलती है इसपे, जनवरी के महीने में आता है। ठीक है, वो आपने बता दिया। फिर अयोध्या पूजा, अयोध्या पूजा लॉर्ड श्री राम के लिए की जाती है, नवरात्रि के समय 3 दिन में, मतलब दशहरा जो होता है ना उसे। फिर जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, मतलब जन्माष्टमी वर्ल्ड फेमस है यूपी की भाई, है ना। जन्माष्टमी टेम्पल में सबसे ज्यादा मथुरा सबसे बेहतरीन मनाई जाती है। बरसाना, गोवर्धन हिल, वृंदावन, वहां पे मनाई जाती है, जो कि टेम्पल्स में की जाती है, और बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा अवसर होता है ये। यूपी के लोगों को तो प्राउड होना चाहिए इन सब चीजों पर, है ना। लठमार होली बड़ी फेमस है यूपी की, है ना। तो यूपी में मथुरा में लठमार होली खेली जाती है, बरसाना में खेली जाती है, सॉन्ग भी बहुत बने हुए हैं लठमार होली, नंदगांव। ठीक है, क्योंकि वहीं पर ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था, बरसाना में। ठीक है, तो इस तरीके से लठमार होली फन स्टाइल में खेली जाती है। दुर्गोत्सव हो गया, वो है। ताज महोत्सव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन किए बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ताजमहल है वहां पर। तो ताजमहल में ही क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ताज महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यूपी के पूरे एरिया में फेब्रुवरी और मार्च के समय, ठीक है, यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और बहुत से अच्छी अच्छी चीजें वहां पे, मतलब ना एक स्टॉल्स लगाना, ताज के आसपास पूरी चीजें डिस्प्ले करना, कल्चर को डिस्प्ले करना, यूपी के हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्प्ले करना, चीजों को शोकेस करना। मतलब आप कह लो कि ताज महोत्सव के समय ये वाला एक ब्रांड प्रमोट होता है, वोकल फॉर लोकल। या फिर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी जानते हैं, उनको बहुत ज्यादा
प्रमोट किया जाता है, ऐसी चीजें प्रमोट होती है ना। तो ये इनिशिएटिव्स को और लोकल पीपल को एक रेवेन्यू जनरेट करने का और अपने कल्चर को शोकेस करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, ठीक है। और बाकी साथ साथ टूरिज्म अट्रैक्शन तो होता है इस पूरे में, टूरिस्ट तो काफी अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों के लिए, ठीक है ना। तो आपने फेस्टिवल्स बताने हैं, 7-8 भी बता दो इनफ है, क्योंकि 125 वर्ड 7-8 वाले में हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पहले इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो, है ना। इंट्रोडक्शन में आपके 30-40 वर्ड तो यूं निकल जाते हैं, फिर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो वन बाय वन, तो इसमें हो जाता है आराम से, ठीक है। तो आप इस पूरे को ऐसे कंप्लीट कर लेना, फेस्टिवल्स के बारे में लिखते जाना, कंप्लीट करना इसको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फोक सॉन्ग्स के ऊपर, यूपी के पूर्वांचल रीजन के स्पेशली फोक सॉन्ग्स के ऊपर पूछ रहा है फीचर्स के साथ। ये क्वेश्चन मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसको आप लिखो और मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब पहले आप इस आंसर को एक्सप्लेन कैसे, आप शुरुआत में ही नहीं लिख दोगे कि पूर्वांचल में ऐसा है। आपको क्या करना है, आपको पहले बताना है पूर्वांचल का इलाका कौन सा है। ईस्टर्न पार्ट है यूपी का, जिसमें क्या आता है, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, अवध, लखनऊ, रायबरेली, इसे क्या कहते हैं, पूर्वांचल। तो यहाँ पर पूर्वांचल में आप क्या बताएंगे, फोक सॉन्ग्स और डांसेस, क्योंकि फोक सॉन्ग्स पूछ रहा है, डांस तो पूछ नहीं रहा, फोक सॉन्ग्स पूछ रहा है, तो फोक सॉन्ग्स के आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे। फोक सॉन्ग्स हैज अ लॉन्ग लेगेसी इन पूर्वांचल। पूर्वांचल में फोक आर्ट्स भी बहुत है, एग्जाम्पल दे दो आप थोड़ा बहुत, जैसे कि धोबिया, कहारवा, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल दे दो। नौटंकी, स्ट्रीट प्लेस, यहाँ पर किसान का नाच, ठीक है, ऐसे करके आप बता दो। और हर एक चीज का एक कोई ना कोई रेलिवेंस है, हर एक कोई भी सॉन्ग जो है वो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनका आपको एक्सप्लेन करना है, फीचर्स बताना। एक एक जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्लेन करो, एक सॉन्ग बताया फिर उसका फीचर बता रही हूँ, ठीक है। एक एक का जरूरी नहीं है, पर आपको एक एक जो है ना, आप तरीके से आप कह लो कि थोड़ा थोड़ा करके बताते जाना है, ठीक है। वन बाय वन आप एक्सप्लेन करते रहो, पूर्वांचल का कल्चर बता दो। तो ये मैं ना पूर्वांचल टूरिज्म करके एक वेबसाइट है, वहीं से मैंने ये बताया है, ठीक है ना। तो मैं जो ये बता रही हूँ ना, इस फोक सॉन्ग वगैरह, वहां से काफी कंटेंट मैंने वहां से लिया है, तो वहीं से आपको मैं ये पूरा एक्सप्लेन करा। तो देखो भाई, उत्तर प्रदेश में आप बता सकते हो कि यूनिक है। मैं आपको ओवरऑल उत्तर प्रदेश के बारे में बता रही हूँ। वहां पर आप बताएंगे कि फोक सॉन्ग में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल, गजल, सवांग, नकल, कव्वाली, रासलीला, रामलीला, ये काफी फेमस है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये मैं पूर्वांचल नहीं पूरे यूपी के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। तो उसमें आप जैसे बताएंगे कि सोहार मनाया जाता है। सोहार, ये विमेन जो है वो इसको गाती है, यूपी में काफी प्रैक्टिस किया जाता है। उसमें आप कहारवा को एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा एक एक के बारे में लिख सकते हो। ये जो है, ये यूपी से ही ओरिजिनेट हुआ है, और इसी की वेरिएशन से फिर आपको कव्वाली देखने को मिली है। सो कहारवा इज अ वेल नोन ताल और अ सिस्टम ऑफ सिंगिंग दैट ओरिजिनेटेड इन यूपी, राइट। इट इज अ कास्ट बेस्ड फोक सॉन्ग दैट इज परफॉर्म्ड बाय द कहर कास्ट ड्यूरिंग द वेडिंग्स, ठीक है ना, वेडिंग्स के समय गाया जाता है, तो वो आपको बताना है। समझ रहे हैं सब लोग। तो मैं यहाँ पर आपको जो बता रही हूँ वो ऐसे बता रही हूँ कि आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है फोक सॉन्ग्स के बारे में, ठीक है। तो वन ऑफ द मेन फीचर ही वहां पे फोक डांसेस और फोक सॉन्ग है पूर्वांचल के पूरे एरिया, ठीक है। तो एंड बिकॉज पूर्वांचल जो है ना वो एंशंट रीजन्स में से आता है, रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है, कई बार पूर्वांचल को लैंड ऑफ वॉरियर्स भी कहते हैं, ठीक है। वहां पर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, संस्कृत बेस्ड एजुकेशन लर्निंग वहां से शुरू हुई है। पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीडीयू, गोरखपुर, काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, शिबली कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये बहुत ज्यादा वहां का फेमस है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखने हैं, ठीक है, ये सब नाम आपको लिखने की, ये सब चीजें यहाँ पे शो करती हैं, ठीक है। जैसे कहरवा है, उसको दीपावली पे बहुत बोला जाता है, कहरवा दीपावली में, फाग के समय, सोली होली के समय फाग के सॉन्ग होते हैं, रेनी और कोल्ड नाइट्स में अल्हा, कजरी, बारामासी,
ऐसे सॉन्ग जो है वो ज्यादातर किए जाते हैं। होली के समय चैती पोस्ट होली को भी किया जाता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कल्चर को पूर्वांचल के बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते चलना है, वन बाय वन। ठीक है भाई। सोहार, कहरवा, चनियाई, नौका झाकड़, बंजारा, काजली, कजरी, जारेवा। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन करना है। अगर किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए माफी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना सब लोग? मतलब आप भावनाओं पे जाइएगा। भावनाएं यही है कि आप लोग आंसर अच्छे से लिख पाए। ठीक है भाई। तो इस तरीके से फोक सॉन्ग्स का मैंने आपको कंटेंट जो बताया है उसको आप लिखो। ठीक है ना? आप पूर्वांचल के लिए लिखो, पूर्वांचल को पहले तो मतलब पूर्वांचल के बारे में ही एक्सप्लेन करो पहले तो सिर्फ। फिर एक एक के बारे में जो जो फीचर आपको पता है ना वो लिखो कि इस समय ये है, इस समय ये है। वुमेन गाती हैं, वेडिंग के समय गाया जाता है। आपको एक होलिस्टिक आंसर प्रिपेयर करना है। लगना चाहिए कि एक आगे आने वाले किसी फ्यूचर ऑफिसर ने ये आंसर लिखा है। ठीक है, लगना चाहिए कि आने वाला एक ऑफिसर आने वाला है, एसडीएम बनेगा, डीएसपी बनने वाला एक ऑफिसर ने एक बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखा है। मतलब इट शुड लुक लाइक दैट। ऑल इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है ना कि आप टीचर के मुंह से सुनते हो चीजों को, समझ रहे होते हो। ठीक है, और मैं बहुत आराम आराम से बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ, तो क्या होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में लंबे टाइम तक रहता है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को सुन रहा है वो बहुत अच्छे से दिमाग में सारी चीजों को बिठाए। ठीक है, और बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशन शक्ति के ऊपर है। मिशन शक्ति से पूछ रहा है कि मिशन शक्ति का ऑब्जेक्टिव बताओ। पहला ये पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव को क्या ही फुलफिल कर पाया है, इसने जो पूरे ऑब्जेक्टिव थे क्या ही फुलफिल करने में कामयाब हुआ है। तो सबसे पहले बताओगे आप कि भाई ये स्टार्ट किसने किया, ये जरूरी है बताना। कब हुआ? इट वॉज लॉन्च ऑन September 29, 2021 by the Chief Minister श्री योगी आदित्यनाथ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति निर्भया एक पहल, ऐसे करके आप शुरुआत कर सकते हो आंसर की। आप चाहो तो इसको ब्लैक पेन से लिखते हुए बहुत बड़ा बड़ा सा कैपिटल लेटर्स में लिखते हुए कोटेशंस में डाल के बॉक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आप ऑब्जेक्टिव समझाओगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वो लिखो ऐसे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें कह रहे हैं डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको अलग से ऑब्जेक्टिव नहीं लिखने, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये बताना है कि ये सक्सेसफुल हुए या नहीं। डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्टिव एंड टेल अस हाउ फार दे हैव, दोनों चीजें साथ साथ। ठीक है, तो एक लाइन में ऑब्जेक्टिव लिख के आप दोनों को साथ में एक्सप्लेन करो। ऑब्जेक्टिव क्या है? unmistakable goal of giving women a safe environment and empowering them through a number of awareness and capacity building programs। समझ गए ना कि भाई वुमेन को एम्पावर करना है और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स प्रमोट करने हैं वुमेन के लिए। तो बहुत अच्छी पहल है। अब आप इसमें एक्सप्लेन करो। अब आप बताइए इसका जो है फर्स्ट फेज आया जिसमें वुमेन से जुड़े हुए सेफ्टी के प्रोग्राम बनाए गए, और रक्षाबंधन 21 अगस्त को गवर्नमेंट ने थर्ड फेज भी लॉन्च कर दिया जिसमें जितनी भी डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन है उनको स्टार्ट कराया, मतलब उनको पेंशन देनी शुरू करी। वुमेन के अकाउंट में बहुत सारा पैसा जो है, मतलब ये 451 करोड़ 29 लाख वुमेन के पास ट्रांसफर किया गया, बेटियों को दिया गया, वुमेन के लिए यहाँ पे पेंशन वगैरह प्रोवाइड की गई, मिशन शक्ति। तो फिर आप क्या ऑब्जेक्टिव बताना शुरू करो। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या सरकार चाहती है कि विमेन और गर्ल्स से जुड़े हुए जितने भी केसेस होते हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है उसका पेंडेंसी कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा केसेस पेंडिंग रहते हैं। तो उस चीज को भी तो ओवरकम करना है, पेंडेंसी रिड्यूस करनी है और हियरिंग कंप्लीट करनी है। रेप केस को प्रायोरिटी देते हुए कल्प्रिट्स की पनिशमेंट सीवियरली होनी चाहिए, और ये तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ये हाईलाइट होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके हर कैंपेन के साथ जुड़ा जाए ताकि विमेन को ऐसा ना हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भटकना पड़े क्या चीज है। ठीक है, यूपी की सरकार ने 24 डिपार्टमेंट को इकट्ठा किया है जिसके अंदर वुमेन के लिए आगे काम किया जाएगा। मेन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो भी ईव टीजिंग, हरासमेंट, रेप केसेस होते हैं और उनको अगेंस्ट एक्शन प्रॉपरली लिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर अगर विमेन के अगेंस्ट उस पर्सन ने क्राइम किया है तो उसकी, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर किसी पर्सन ने विमेन के अगेंस्ट कुछ भी बहुत गलत अपराध कर दिया है, कुछ भी गलत किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, सारा गलत है, तो उसकी फोटोग्राफ छुपा दी जाती है। उनकी ना जो फोटो आती है टीवी में या कहीं पर वो ब्लर कर दी जाती है। यहाँ पे अगर ये प्रूफ हो गया कि उस पर्सन ने गलत किया है तो उसकी
जो भी फोटोग्राफ होगी ना वो पब्लिश की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज एक बहुत अच्छा स्टेप है। इट इज अ वेरी गुड स्टेप। मैं भी बहुत बार सोचती थी यार कि ये लोग क्यों ऐसे ब्लर कर देते हैं पिक्चर्स को। जिन्होंने गलत किया उनको तो दिखाना चाहिए कि भाई इन्होंने गलत किया है। कल को कोई और भी अगर कुछ गलत करता है तो लोगों को दिखना चाहिए कि भाई उनकी भी बेइज्जती होगी इस तरीके से। सारा का सारा विमेन ही क्यों चाहिए, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे इरिस्पेक्टिव कि वो मेल है या फीमेल है, सब मेरे इस बात से अग्री करें। अगर कोई डिसअग्री कर रहा है तो बताइए, पर होना नहीं चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट इस बात से अग्री कर रहा होगा, है ना भाई, क्योंकि सही चीज है। जो गलत चीज होती है ना उसके साथ सबको यहाँ पर खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए। तो इन सब चीजों में यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है वो आपको बताना है। हेल्प डेस्क बना दिया गया, तो यहाँ पर अब आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी है कि व्हाट आर दी अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट्स आप लिख करके एक्सप्लेन करो। और अब आपको अचीवमेंट का सोर्स बताना पड़ेगा, क्योंकि अचीवमेंट तो हमें सोर्स के थ्रू ही पता चलती है, वरना कैसे पता चले कि क्या अचीव किया है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, सोर्सेस चीफ मिनिस्टर, मोर देन 1.5 लाख इंडिविजुअल्स हैव बीन हायर्ड, जिसमें से 20% जो है वो वुमेन है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, ताकि पुलिस ज्यादा जितना सक्रिय होगी, पुलिस जितनी एक्टिव होगी उतना और अच्छा हो सकेगा। विमेन ऑफिसर्स यहाँ पर जो है वो मिशन शक्ति कक्ष के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। गर्ल्स को यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफर किया जाए, जो है सुमंगला योजना के तहत ट्रांसफर किया गया पैसा। 10,000 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर बीट पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, ताकि वो लोग भी आगे, मतलब एक होता ना कि डिफेंस मैकेनिज्म है उसके लिए तैयारी कर सके। मेरे हिसाब से तो यार स्कूल के जो हमारा करिकुलम होता है ना उसमें ना ये कंपल्सरी होना चाहिए कि डिफेंस मैकेनिज्म सिखाया जाए, और मेल फीमेल बोथ। आई एम नॉट टॉकिंग कि ओनली मेल्स को सिखाया जाए, फीमेल को भी, दोनों को। डिफेंस मैकेनिज्म, काउंटर कैसे करना है, ये चीजें सिखाई जाए। न्यूट्रिशन क्या होता है उसकी वैल्यू सिखाई जाए, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब सिखाया जाए, ताकि फीमेल ना शुरुआत से ही, स्कूल के दौर से ही ना ये डिफेंस और ये सारी चीजें ना समझ सके, शुरुआत से ये चीजें उनको पता रहे कि इनका क्या हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। मतलब बचपन से ये ट्रेनिंग अगर मिल जाए ना फीमेल को, तो मुझे तो ऐसा लगता है यार इससे बढ़िया और क्या ही बात होगी। शुरुआत से मिलनी चाहिए ना, आप लोग भी अग्री करोगे। पर होता नहीं है ऐसा, हम लोग शुरुआत से ही बच्चों को, लड़के लड़कियों को, सबको ना पढ़ाई के बोझ के तले दबा देते हैं, पढ़ो बस मार्क्स लेके आओ अच्छे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब पढ़ाई कराओ, मैं वो मना नहीं कर, पढ़ाई तो देखो करनी है। पढ़ाई के अलावा बहुत जरूरी है ये ना कि हर बच्चे को जो लाइफ की प्रैक्टिकल चीजें है ना वो भी सिखानी पड़े। अर्निंग तो हो जाएगी आगे चल के, पर ये चीजें भी बहुत जरूरी है सिखाना। और आप सभी लोगों को कभी भी आप इंटरव्यू के लिए, मतलब मेरी ये बिल्कुल उम्मीद है कि सब लोग इंटरव्यू के लिए जरूर जाएं। तो चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर अपनी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करें। बहुत जरूरी है कि आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करें, अपने आंसर में भी वो चीज देखें। आप जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, बहुत जरूरी है कि आप उसमें कुछ ऐसा पॉइंट लिखे ना जो और किसी बच्चे ने ना लिखा हो, आपके दिमाग का हो, और उसको आप फिर अंडरलाइन करो, बॉक्स में डालो। जैसे मैं हर एक आंसर में कुछ ना कुछ अलग पॉइंट बता देती हूँ, वो मेरी सोच है ना। ऐसे आपकी भी सोच होगी, आप भी कुछ ना कुछ ऐसा आंसर पॉइंट बताओ। आप भी सोचो कि अच्छा ये वाला ऐड कर देंगे ना थोड़ा मेरा आंसर और अच्छा लगेगा, कि भाई पढ़, आप सोचो कि जो पढ़ने वाला पर्सन है ना उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको एग्जाम, क्योंकि एग्जाम जब बनता है ना, तो एग्जाम बनाने वाले लोग हमारे दिमाग से खेलते हैं भाई, बहुत ज्यादा खेलते हैं। दिमाग खराब हो जाता है क्वेश्चन देख के, होता है ना सबके साथ। आपको जब आंसर लिखना हो तो आपको एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है कि भाई एग्जामिनर क्या सोच रहा है पढ़ते समय। आप कभी किसी का आंसर चेक करोगे तो आपको क्या लगता है कि भाई आपने ऐसा आंसर लिखा है तो बच्चों मतलब क्या होना चाहिए उसमें चेंजेस, तो आपको उस हिसाब से सोचने चलो। समझ रहे हैं सब लोग। चलो भाई, बहुत हो गया ज्ञान, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यूपी में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या रिफॉर्म्स करने हैं। तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना इसकी जरूरत नहीं है। क्रिटिकल नोट लिखना है, मतलब आपको एनालाइज करना है। क्रिटिकल मतलब आपको अपना दिमाग लगा के बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ फेलियर आ रहा है, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर, फर्स्ट बताओगे आप इसमें कि यूपी में एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें हम सारे वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें, क्योंकि यूपी काफी पॉपुलर स्टेट है और साथ ही साथ वहां पे डैम्स काफी सारे हैं,
रिवर्स काफी सारी हैं। तो वाटर रिसोर्सेज मैनेज करना जरूरी है, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं। तो काफी सारे रिकमेंडेशंस भी आई हैं कि जितनी भी ये बेसिन अथॉरिटीज है उनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उसके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, स्टेट की जो नीति आयोग है उसको भी यहाँ पर अलग से पॉलिसीज बनानी चाहिए इसके लिए। ठीक है, साथ ही साथ इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज के लिए भी उनको वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनानी है, मतलब एक वाटर का काफी अच्छे से मैनेज करना है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की फाइनेंस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर एक प्रोग्रेस होने चाहिए। हेडक्वार्टर्स को और उसके ज्यादा से ज्यादा ऑफिस को डेवलप करना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये प्रॉब्लम है और उसके रिफॉर्म्स है। ठीक है, आप इसमें चाहे तो आप एक कमेटी का एग्जाम्पल देख सकते हो, राजीव कुमार रेरा करके कमेटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और आप बता सकते हैं इसमें एक और राजीव कुमार कमेटी ने क्या सजेशंस दिए हैं, रिकमेंडेशन, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वन बाय वन। और लास्ट में आप रिफॉर्म्स भी बताओ कि आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अभी वहां पर जो गवर्नमेंट है उसके बाद से मैं बता रही हूँ। ये आपको बता रही हूँ कि 2017 की बात है, जब अभी बीजेपी की सरकार आई है। जो नीति आयोग के चेयरमैन है ना, ये राजीव कुमार, ये लखनऊ गए थे। इन्होंने वहां पर जो है ये बताया था, उनकी ये रिकमेंडेशन बता रही हूँ मैं, कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना यूपी के, उनको रिड्यूस करो। इसके लिए अलग से क्या बनाओ, एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाओ। सेम बात आगे चल के एक और पर्सन थे संजय अग्रवाल, उन्होंने भी सजेस्ट करी थी। और फिर यहाँ पर 2020 में एक कमेटी बना दी गई और ये क्या पूरी बात। ठीक है, इन्होंने ये सारे रिकमेंडेशन दिए, तो आप इनकी बात लिख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यही बताया कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स इज द बेसिक थिंग। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना, इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज की सप्लाई के ऊपर पूरा चेक करना। और मतलब इन्होंने एक लाइन बोली थी, मुझे याद आ रही है तो, कि देर आर मोर एम्प्लॉयज देन जॉब्स इन सम डिपार्टमेंट्स एंड देर इज अ शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज एट द अदर प्लेसेस, सो व्हाई देर इज सम दिस डिस्क्रिपेंसी। समझ रहे हो, इनका कहना था कि भाई एक डिपार्टमेंट है, इसमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपने एम्प्लॉयड 15 कर रखे हैं। दूसरा एक और डिपार्टमेंट है, ये ए डिपार्टमेंट है, ये बी डिपार्टमेंट है। बी डिपार्टमेंट में 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपने यहाँ पर 8 भर्ती किए हैं। तो इससे तो फिर गलत हो जाएगा ना, इन 8 लोगों पे कार्य भार ज्यादा हो जाएगा। So, to remove this discrepancy and reorganization, it will help improve the administration and economic management, and the work will done faster. ठीक है, तो इन्होंने इस कमिटी ने, राजीव कुमार की कमिटी ने, या आप नाम मेंशन करना चाहो कर सकते हो, वरना रिक्वायर्ड नहीं इतना। आप तो पहले यही प्रॉब्लम बताओगे कि डिपार्टमेंट का रीशफलिंग जरूरी है। दूसरा, आप यहाँ पे एससी और एसटी के जो ट्राइब्स का प्रॉब्लम चल रहा है, उनके बजट का, उनकी फिजिकल प्लानिंग का, उनके टास्क का, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट का, वो आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है ना, ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो आपने एक्सप्लेन कर। ठीक है भाई, तो इसका आप चाहो तो सोर्स लिख सकते हो, जो मैं आपको बता ही रही हूँ। राजीव गांधी, सॉरी सॉरी, इट्स राजीव कुमार, मुंह से निकल गया। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग आंसर कैसे लिख लोगे, क्रिटिकल नोट के रूप। नेक्स्ट है भाई, डिफेंस कॉरिडोर की आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है कि डिफेंस कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है यूपी में वो क्या है, खास बात उसमें। तो देखिए भाई, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यूपी का, वो, इसका क्या मतलब है, डिफेंस को इम्प्रूव करना है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, ये एक ऐसा एस्पिरेशनल प्रोग्राम है। एस्पिरेशनल का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने वाला प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग हर जगह पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एक्सेलेंस सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे। आपको पहले इस आंसर में डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देंगे, जो मैंने सामने लिखी हुई। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, डिफेंस कॉरिडोर is a route lined up with domestic production unit of defense to enhance the operational capabilities of country's defense forces। ठीक है, कंट्री की डिफेंस फोर्सेस में क्या क्या चीजें बढ़ाई जा सकती हैं, उसको आप लिखोगे। फिर आप यूपी के डिफेंस फोर्सेस के टॉपिक पे आओगे कि यूपी का जो डिफेंस फोर्स है, मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज है। ठीक है, तो आप ये बताओ, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, टुक ऑफ एन एनकरेजिंग स्टार्ट, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा लिखो, इट हैज बीन स्टार्टेड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ
₹3700 इन डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, ये डेट वेट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड टू एग्जीक्यूट दिस गवर्नमेंट हैज मेड अ बॉडी विच इज नोन एज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपीईआईडीए। वो आप लिखोगे यहाँ पर कि एक बॉडी ऐसी डेवलप की गई है, यूपीईआईडीए। ठीक है, टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट एंड अदर की स्टेट एजेंसीज के साथ इसको जोड़ने की। ठीक है ना, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। समझ पा रहे हैं ना सब लोग कि कैसे मैं आपको इंटीग्रेट कर करके बता रही हूँ चीजें। फिर आप इसमें बताओगे कि इस डिफेंस कॉरिडोर में क्या क्या है। इस डिफेंस कॉरिडोर में तो आप यहाँ पे 6 जो नोड्स है ना, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, ये सब आप बताओगे। जैसे कि आप पता है कि दिल्ली कलकत्ता से पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता पूरा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, सेम उसी प्रकार से आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है जो ये वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन चारों का, छयों का नाम जरूर लिख देना। यमुना एक्सप्रेसवे बन चुका है, आगरा से लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर, गंगा, ये सब बिल्कुल जरूरी है लिखने का। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जितना भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो यहाँ पे इजी हो जाती है करनी। तो आप सभी को इस पूरे को लिखना बहुत जरूरी है। ये 6 के 6 नाम हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर को ऐसा आइडिया मिलेगा कि अच्छा, आपको नॉलेज पूरी है, होलिस्टिक नॉलेज है। तो ये 6 के 6 आप नाम लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि डिफेंस एक्सपो यहाँ पे कंडक्ट होता है, उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। ठीक है, तो ये तो खैर पुराना कंटेंट है, पुराना डेटा है। ठीक है, आप इसमें अपग्रेड करके आप लिख सकते हैं 22 MOUs हैव बीन साइंड इन 2020। लखनऊ में हुआ था ये, प्राइवेट के साथ स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। 16 MOUs हैज आल्सो बीन साइंड इन एरो इंडिया बेंगलोर में, जो हुआ था 2021 का। फिर उसके बाद और भी बढ़ते बढ़ते काफी सारी चीजें प्रमोट हो चुकी। तो आप लोग इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते चलोगे कि ये चीजें वन बाय वन चल रही है। ठीक है, आप इसमें एक्सप्लेन करोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर उसके बाद आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स बताएंगे जहाँ पे बनाई जाती हैं चीजें। और HAL का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगे। आप चाहे तो अपने एग्जाम के लिए आप लिख सकते हो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स कहाँ कहाँ है, जैसे लखनऊ, रायबरेली, अमेठी में। तो वो आप बता सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। शाहजहांपुर, गाजियाबाद में, ये सब जगह पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई गई है। ठीक है, अभी रिसेंटली भी रशिया के साथ जो है हम लोगों ने AK 203 राइफल्स ही थी, उनको भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है अमेठी के अंदर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने CDS एग्जाम में पूछा था कि कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन को जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ऐसे करके आप लिख लेना इसको। तो ये आपका पूरा यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग हमारे, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है, नहीं एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लास्ट है हमारे। रोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन अ कंट्री। स्किल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है कंट्री में, तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि यूपी का जो मिशन, वैसे 2022 वाला मिशन है, तो अब तो चांस कम है कि इससे कोई क्वेश्चन बनेगा, बट पढ़ सकते हैं हम लोग इसको भी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि स्किल डेवलपमेंट, पहले तो आप बताएंगे स्किल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। स्किल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस इन विच people trains trainees and working age people to gain access to dexterity, knowledge and ability, career ethics, good working attitude through their training. तो इससे क्या है, रोल क्या है? इट ब्रिजेस द स्किल गैप बिटवीन व्हाट द मार्केट डिमांड्स एंड व्हाट पीपल ऑलरेडी हैव टू क्रिएट जॉब्स, वो बताना है। इट लोअर्स द नेशनल पॉवर्टी कम होती है। इंडियन कंपनीज की एबिलिटी बढ़ती है, क्वालिटी एंड रेलिवेंस इंप्रूव होता है। इंडियंस जो है वो धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने के कामयाब हो जाते हैं, धीरे धीरे करके अपनी पहचान बनाने लगते हैं लोग। ठीक है, फिर इसके बाद आप बता सकते हो कि इन सब की वजह से जो है कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती हैं लोगों में, स्किल जो है वो डेवलप होती है, चांस बनते हैं स्किल डेवलपमेंट के, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। ठीक है, प्रोग्राम्स डाइवर्सिफिकेशन होती है। ठीक है, ये सब आप स्किल डेवलपमेंट में बताएंगे। फिर आप ये बताएंगे कि इस बार का जो 2022 का स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसमें आपने बताना है कि जो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, जो फेस हो रही, वो इससे कब हो जाएगा। क्योंकि इसमें 283 ऐसे कोर्सेज आएंगे 34 फील्ड के, जिसमें जैसे फैशन डिजाइनिंग, प्लम्बर, ड्राइविंग, सब कुछ होगा। उसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे आप यहाँ पर कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक हमें बेटर यहाँ पर एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर। ठीक है, तो आपने यही इसमें एक्सप्लेन करना है। आप इसके कंपोनेंट्स बता सकते हैं वन बाय वन, ये आपके सामने है। प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन एंड अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वल्नरेबल सेक्शन, वुमेन, पीडब्ल्यूडी, माइनॉरिटीज, इन सबके स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल्स एक्विजिशन, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कोर्सेज ऑफर करना, टारगेट सेट करना। तो एक स्किल डेवलपमेंट से ये सारी चीजें आपको बेटर हो पाती। क्लियर हुआ सबको? तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर अपना एक फ्रेम करके चलना है। जरूरी है ऐसा ही आंसर आपको फ्रेम करना होगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर को आपका पता है कि भाई आपको पूरी पूरी बात और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है आपका। ठीक है भाई? सो इस तरीके से आपको पूरा एक एक्सप्लेन करना है। राइट एवरीवन? तो एक आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए, इसको पूरे को आपको नोट करना है। लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, वो है पुअर डेवलपमेंट ईस्ट यूपी की क्यों है, और उसके सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पहले बताया भी है। देखो, अगर यूपी की हम बात करें तो सबसे अंडर डेवलप्ड है ईस्ट यूपी। ठीक है, वो आप बता सकते हैं ईस्ट यूपी में जैसे कुछ रीजन का नाम। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे यहाँ पर है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत है। एचडीआई के टर्म्स में भी, ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म्स में भी इस रीजन ने काफी पुअर परफॉर्म किया है। नेचुरल डिजास्टर्स होना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस की कमी होने की वजह से बैकवर्डनेस है। ये तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, वन बाय लिखने ही। लेकिन आपको ये भी बताना है कि सॉल्यूशंस क्या और सरकार ने आज तक क्या किया है ना। तो आपको बताना है गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। जैसे गीदा करके प्रोजेक्ट है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, स्कल्पचर इंडस्ट्रीज जो कि वाराणसी में काफी फेमस है, संत कबीर नगर में हो गया, अपेदा करके एक है जो कि पूर्वांचल रीजन जो पूरा है ईस्ट यूपी का, वहां पे डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की हम लोग उस एरिया में पूरा डेवलप करें। तो ऐसी चीजों को डेवलप करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आपदा का मैनेजमेंट आप लिख सकते हो, वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब ये बनाने की कोशिश है सरकार की। और इसमें आप ये बता सकते हो कि वाराणसी का मॉडल आपको लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की ज्योग्राफी सेम है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करो। सबसे ज्यादा क्या होती है डेवलपमेंट? इंडस्ट्रीज होती है, वहां की कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी में क्या क्या आता है? कनेक्टिविटी में हमारा पूरा का पूरा उस एरिया का जितना भी हो सके उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन बनाना, वहां पे एक्सप्रेस वेज का बनाना, वहां पे लोगों को लोन देने की सुविधाएं बनाना, वो सब देना है। ठीक है, तो आप वही बताओगे, इंस्टीट्यूट्स को ओपन करना, वहां पे स्कूल कॉलेजेस को ओपन करना, ताकि वहां की पॉपुलेशन भी बहुत अच्छे से एजुकेट हो सके। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक डायरेक्ट एक्सेस मिलना चाहिए लोगों को जाने का। ठीक है, ताकि वो यूपी और दिल्ली, बिहार सबके बॉर्डर तक आए, उनको पूर्वांचल रीजन में पूरा लखनऊ तक आने के लिए सहायता मिले। तो ये सब आप एक्सप्लेन करते हैं अपने आंसर को कंप्लीट कर। राइट? तो ये पूरी वीडियो थी इंग्लिश मीडियम की, यूपी के सारे पिछले यूपी पीसीएस के मेंस की। आई होप मैंने पूरा जस्टिस किया होगा वीडियो के साथ, और आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे जैसे आपका ये कंप्लीट हुआ है, आपको बहुत सारी आपने चीजें सीखी होगी। तो आप सभी लोग इस चीज को पूरे तरीके से अपने नोट्स में ज्यादा से ज्यादा उतारने की कोशिश करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमें मोटिवेशन मिलती है फिर वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी लोग इसको हेल्प करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग पूरा साथ साथ अपना लिखते रहिए। जरूरी है कि पूरे पूरी चीजों का आप यहाँ पर लिखते रहो। लिखना इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ लिया आपने वीडियो, और उसको लिखना, उस चीज के ऊपर नोट्स बनाना बहुत जरूरी। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कंप्लीट कीजिएगा इसको पूरे को, और आप सभी से यहाँ पर इस वीडियो की मैं विदा लेती हूँ। पूरा कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी और यूपीपीसीएस के लेक्चर में। पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।